MBA HRD फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का पेपर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका बहुत सारा पोर्शन फर्स्ट यूनिट का मैंने कंप्लीट कर दिया है आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैंने रिसेंटली आपको कुछ नोट्स भी भेजे हैं, कंट्रीब्यूशन जो अलग अलग क्वालिटी गुरुज़ हैं उनके बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले समझ लें कि क्वालिटी क्या होती है और क्वालिटी का जो एक कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कब से आया, जो उसकी हिस्ट्री है। क्योंकि जब भी हम क्वालिटी गुरुज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो जापानीज़ नेम ही हैं और जापान के लोगों ने ही क्वालिटी को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। और क्वालिटी का एक जो पैरामीटर होता है, डिफरेंट पैरामीटर होता है, वो देने का प्रयास किया। तो क्वालिटी में डेमिंग का नाम आता है, जुरान का नाम आता है, इशिकावा का नाम आता है, क्रॉसबी का नाम आता है, कॉवे का नाम आता है, स्टीफन कॉवे। और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, लेकिन बेसिकली ये 6-5 ऑथर्स आप इनको ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको क्वालिटी की जो फिलॉसफी है डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट थिंकर्स की, वो पता चल जाएगी। तो जो डेमिंग ने लगभग 14 ऐसे पॉइंट दिए, तो मैंने आपको नोट शेयर किया है, 14 ऐसे पॉइंट दिए जिससे हम क्वालिटी को समझ सकते हैं। क्वालिटी के बारे में पहले भी कहा गया कि क्वालिटी कस्टमर सेंट्रिक होती है और ये बेसिकली पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस कंटेक्स्ट में ही इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन का दौर है और हर चीज़ का जो व्यवसायीकरण होता है और उसकी जो प्राइसिंग होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसको हम कह सकते हैं जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तो डेमिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, हम अगर एक एरा बना लें तो लगभग 1950 के आसपास का एक दौर था जब क्वालिटी के बारे में सोचा जाने लगा वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं कि क्वालिटी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, क्वालिटी हमेशा एग्जिस्ट करता था, लेकिन डेमिंग के क्वालिटी कंसेप्ट को जो मान्यता मिली, उसे कह सकते हैं डेमिंग ने बहुत सारे क्वालिटी कंसेप्ट दिए और उनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता भी है उनकी कई बातों की। उसके बाद जो है डेमिंग आए, डेमिंग के बाद जुरान आए। जुरान ने जो है जो अपनी सारी बातें कही, सेम एक कह सकते हैं कि अगर डेमिंग ने कोई बात कही तो जुरान ने उसमें ऐड किया। और जुरान ने क्या ऐड किया? जुरान ने कहा कि क्वालिटी मस्ट बी प्लान्ड। क्वालिटी को अगर हम प्लान्ड करके चलेंगे तो क्वालिटी हमेशा हमारी रीच में रहेगी। उसके बाद इशिकावा का जो मेजर एम्फेसिस था वो स्टैटिस्टिकल डेटा और टेक्निकल नो हाउ पे था। उनका कहना था कि और एडवांसमेंट भी हुआ 1950 ऑनवर्ड, 1950 ऑनवर्ड्स। 1950 के बिफोर का जो पीरियड था इंडियन कंटेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो हमारी जो आज़ादी 1947 में हुई, हमारा जो कह सकते हैं रिपब्लिक इंडिया बना, वो 1950 के आसपास बना, 1950 में बना। तो सीधी बात है कि हम 1950 के बाद ही वर्ल्ड वाइड बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे रिवॉल्यूशन देखते हैं। जापान भी उसमें से एक है। जापान भी बहुत ही उसने स्ट्रगल किया है वर्ल्ड इकोनॉमी में, और स्ट्रगल करने के बावजूद भी उसने अपनी जो प्रोडक्टिविटी और अपने जो मेहनत और अपने हार्ड वर्क के बलबूते आज वो क्वालिटी पैरामीटर में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त करता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं जो कि रिकग्नाइज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि आपका जो फोटोकॉपी मशीन है, पहली बार जो आया वो जापान का ही था, जिसे जेरोक्स कंपनी ने डेवलप किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर क्रॉसबी ने जो मेजर एम्फेसिस दिया, तब तक मैनेजमेंट का दौर आ चुका था, मैनेजमेंट चलन में आ चुका था और मैनेजमेंट के जो टॉप मैनेजर्स हैं, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने फिर क्वालिटी पे अपना एम्फेसाइज करना शुरू किया। उसके बाद स्टीफन कॉवे जिनका जो अपना जो पूरा कंसेप्ट था, जो उनकी पूरी फिलॉसफी थी, वो उसको उन्होंने 7 टूल दिया, 7 रूल उसका नाम दिया। और उसमें उनका जो कहना था वो था बी प्रोएक्टिव, यानी कि क्वालिटी को अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है या सस्टेन करना है, रिटेन करना है, तो इसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और ये सारी जो पैरामीटर्स है वो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ है। आप सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को स्टडी करना है कि चाहे वो डेमिंग रहे हों, चाहे वो जुरान रहे हों, चाहे वो इशिकावा रहे हों, क्रॉसबी रहे हों, कॉवे रहे हों, स्टीवन कॉवे रहे हों, सबका अपना अपना योगदान है और सबकी योगदान की जो क्षमता है, जैसा कि हम बोलते हैं ना कि टू सेलेक्ट राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ये एचआर का मेन मोटिव होता है। तो राइट पर्सन और राइट जॉब ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटी पैरामीटर को टच करता है। अगर हम राइट पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव होता है। हम अगर वहाँ पे कुछ किसी भी तरह का फेवर रखते हैं या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ रखते पक्षपात करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाता है। तो आपको मैंने नोट्स दिया हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। बस एक छोटी सी बात थी। ऐसे तो क्लासरूम में जो पढ़ाने में जो हम लोगों को एक कंफर्ट होता है वो अभी वीडियो बना के या जूम के माध्यम से या गूगल से नहीं हो पा रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कनेक्टेड रहें और आप लोग भी अपने जो है स्टडी पे पूरा ध्यान रखें, स्टडी करते रहें। कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रगल का फेज है, आगे चल के ये फेज फिर बदलेगा, फिर नॉर्मल डेज आएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों को इसी के साथ अपना काम चलाना है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना देर तक सुना। आगे भी मैं आपके नोट्स देता रहूँगा। सारे यूनिट्स को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। हम लोग एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर इज सिंपली इंस्ट्रक्टर। आप अगर ये सोचें कि टीचर आपको कोई चीज़ जो है एक चम्मच में घोल के पिला देगा और आपको सब चीज़ याद हो जाएगा, तो ये टीचर का रोल नहीं होता। अगर ऐसा कोई टीचर करता है तो वो ठीक नहीं है, और ऐसा कोई अगर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है टीचर से तो वो भी ठीक नहीं है। आपको अपने थॉट को प्रोवोकेट करना आना चाहिए, और आप यंग जनरेशन है, आपको और फर्दर स्टडी करनी चाहिए। टीचर अपनी लिमिटेड नॉलेज के बेस पे अपनी बात कहता है, आप अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने बेसिस पे। थैंक यू सो मच।